हेलो दोस्तों, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है जो हमने 5 पार्ट का एक सीरीज शुरू किया है। ये उसका दूसरा पार्ट है। पहला जो पार्ट था वो पिछले सैटरडे को आया था। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो जो हमारी इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू बिहार बजट 2020-21, बिहार इकोनॉमिक सर्वे। और मैंने आपको पहले बोला था कि जो कुछ अवार्ड्स इम्पोर्टेंट होंगे हम लोग इसमें वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग अवार्ड्स डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग नोबेल प्राइजेस। ठीक है, जो रिलेवेंट है किस चीज़ के लिए हमारा जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है अगले महीने वो, और जो बाकी बिहार के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं ये उनके लिए बहुत रिलेवेंट होगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला स्लाइड। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बजट 2020-21 को। ठीक है, तो जब हम लोग बजट की बात करते हैं तो हमारे लिए कुछ जो बजट के हाइलाइट्स होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो पूरा बजट होता है जो 800 या 900 या 1000 पेज का होता है वो हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए इसके जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट होते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चूंकि बीपीएससी कई बार डाटा एग्जैक्ट पूछ देती है, कई बार परसेंटेज पूछ देती है। जिन लोगों ने 65th बीपीएससी दिया था उनको याद होगा कि एक क्वेश्चन था जिसमें आरबीआई का जो रिजर्व है वो एक पूछ दिया गया था। लाइक उस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने सीधा पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आप ये डाटा देख रहे हैं तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है पॉइंट, जो पहला हाईलाइट है वो ये है कि जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वो 2020-21 के लिए करंट प्राइस पे है 6,85,797 करोड़। तो ये यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाने वाला एक सवाल है यहाँ से। ठीक है, और ये जो है ये हमारा 11.1% ज़्यादा है रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ 2019-20। ये चीज़ ध्यान देना है, ये रिवाइज्ड एस्टीमेट जो 2019 का बना और अभी जब 2020-21 का आया वो इससे 11.1% ज़्यादा है ये। ठीक है, जो जीएसडीपी था 2019-20 के लिए वो कितना एस्टिमेट किया गया है, 19.6% हाइयर देन 2018-19। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपके लिए ज़रूरी क्या है। इसमें आपके लिए सिर्फ ये दो लाइनें ज़रूरी हैं, पहला ये और दूसरा हमारा कि ये कितना परसेंट हाइयर है 2019-20 से। ठीक है, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि बार बार इसमें ये टर्म आएगा, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। ये दोनों टर्म आते हैं। एक बार मैं इसके बारे में आपको ब्रीफली बता दूं। जब हम लोग कहते हैं करंट प्राइस तो बेसिकली इसी को कहा जाता है नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, जब हम लोग कांस्टेंट प्राइस कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं रियल वैल्यू। एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 2011 या मान लीजिए 2013-14 का अगर एक स्टैंडर्ड लिया गया है, कोई एक प्रोडक्ट है ए। ठीक है, इस प्रोडक्ट की कीमत 2013-14 को जिसको स्टैंडर्ड माना गया था उसमें थी सपोज 40 रुपये। ठीक है, 2019 में इसकी कीमत हो गई 90 और 2020 में इसकी कीमत हो गई सपोज 95 रुपये। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 2019 से 20 में इस प्रोडक्ट में जो प्राइस का इंक्रीज हुआ है, जो प्राइस बढ़ा है 2019-20 में वो देखें, और 2013-14 जिसको हमने स्टैंडर्ड माना है वो देखें, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। एक आया है 40 से 95 और दूसरा कितना है हमारा 90 से 95। ठीक है, ये मैंने बस आपको एक समझाने के लिए बताया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम लोग इसको हम लोग कह दिए यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि हमने एक बेस मान लिया है 2013-14 को, उसके अनुसार हम सारा प्राइस कैलकुलेट करेंगे। और जो हमारा करंट प्राइस है वो क्या, किसी भी एक रिसेंट ईयर से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोगों को इसमें डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 2020-21 के लिए कितना एस्टिमेट किया गया है, 2,11,761 करोड़। ठीक है, तो इसमें हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है 2020-21 के लिए वो कितना किया गया है, 2,11,761 करोड़। 2.8% डिक्रीज ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2019-20। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था 2019-20 का उससे कितना कम है ये, 2.8%।
और 2019-20 में टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 8.6% फ्रॉम द बजट एस्टिमेट। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये हमको याद रखना है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है कितना एस्टिमेट किया गया है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और एक बार को आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि ये 2.8% जो है वो कमा है रिवाइज्ड एस्टिमेट 2019-20 से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टोटल रिसिप्ट। यहाँ पे टोटल रिसिप्ट को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? कुल प्राप्तियां, मतलब सरकार के पास कितने पैसे आए हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कर्ज लिया है वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें टोटल रिसिप्ट में। तो 2020-21 के लिए जो टोटल रिसिप्ट है वो हमारा कितना है? 1,84,352 करोड़, एन इंक्रीज ऑफ 21.5% एज कंपेयर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2019-20। तो यहाँ पे टोटल रिसिप्ट हमारा कितना हो गया? 1,84,352 करोड़, और ये कितना बढ़ा है? 21.5% कंपेयर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2019-20। उसी तरीके से 2019-20 का जो टोटल रिसिप्ट था excluding borrowing are estimated to fall short of the budget estimate by 25,415 करोड़, 14.3% ऑफ बजट एस्टिमेट। अब यहां एक चीज हमारे लिए ध्यान देना है कि पहले जो अंदाजा लगाया गया था उससे कुछ कम सरकार को प्राप्ति होगा पैसे का। अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे तो आप खुद सोच पाएंगे, क्योंकि इस समय जो देश की खुद की हालत है वो बेहतर नहीं है। अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो कोरोना है, या अगर बिहार की बात करें तो कोरोना के साथ साथ जो फ्लड आया, जो बाढ़ की स्थिति हुई, इससे कहीं ना कहीं जो आर्थिक व्यवस्था थी इसकी कमर टूटी है बिहार की भी। ठीक है, तो उतना डीप में अभी हम लोगों को नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि टोटल रिसीट है वो कितना है? 1,84,352 करोड़ 2020-21 के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट रिवेन्यू सरप्लस। हम लोग रिवेन्यू सरप्लस को क्या कहते हैं? राजस्व अधिशेष। जो राजस्व अधिशेष है 2020-21 के लिए वो कितना टारगेट किया गया है? 19,173 करोड़ और 2.8% ऑफ जीएसडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये आपका वन ऑफ द मोस्ट, ये दोनों पॉइंट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से आएगा। ठीक है, जो हमारा रिवेन्यू सरप्लस है 2020-21 का वो कितना टारगेट किया गया है? 19,173 करोड़ या 2.8% किसका? जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। उसी तरीके से जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसका टारगेट कितना है? 20,374 करोड़। ये कितना है जीएसडीपी का? 2.97%। जो 2019-20 में हुआ बिहार का, उसको जो एस्टिमेट किया गया था रिवेन्यू डेफिसिट वो कितना था? 3%। तो यहां से जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये है, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इतना टारगेट है हमारा। अगर एग्जैक्ट अमाउंट पूछ दिया तो वो ये होगा। 2019-20 के लिए अगर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिहार इज एस्टिमेटेड टू ऑब्जर्व अ रिवेन्यू डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ जीएसडीपी एज अगेंस्ट अ बजट टारगेट ऑफ रिवेन्यू सरप्लस 3.8%। जो हमारा रिवेन्यू सरप्लस का टारगेट था वो ये, और जो डेफिसिट का टारगेट है वो ये है। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए? 2019-20 के लिए। उसके साथ साथ जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज एस्टिमेटेड टू राइज फ्रॉम बजट 2.8% ऑफ जीएसडीपी टू 9.5% ऑफ जीएसडीपी एट रिवाइज्ड स्टेज। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, यहां बस फिस्कल डेफिसिट का अपने को टारगेट याद रखना है, कितना परसेंट है जीएसडीपी का, बस उतना याद रखना है। ठीक है, उसी तरीके से इस बार ग्रीन बजट की चर्चा है। ग्रीन बजट की चर्चा इसलिए है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है ग्रीन बजट। अब ये ग्रीन बजट किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो स्टेट्स स्पेंडिंग ऑन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। जैसे अगर आप इंडिया का बजट देखें तो अभी लास्ट ईयर आया था इंडिया का, मैं बिहार का भी बात नहीं कर रहा, ये इंडिया का आया था, एक ऐसा पिंक बजट आया था। ठीक है, तो वो बेसिकली महिलाओं को डेडिकेटेड था। उसी तरीके से इस बार जो ग्रीन बजट आया है बिहार में वो आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, किस चीज को प्रेजेंट कर रहा था। तो ये जो ग्रीन बजट है ये प्रेजेंट कर रहा था जो राज्य का स्पेंडिंग है, जो खर्च है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रोग्राम को लेकर के, उसको दर्शाने के लिए ग्रीन बजट लाया गया है। उसमें जो एक मिशन है उसका नाम याद रखना है, जल जीवन हरियाली योजना।
ये एक सबसे मेजर स्कीम था ग्रीन बजट के अंदर, ठीक है, जल जीवन हरियाली योजना। तो यहां जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या होगा कि ये जो ग्रीन बजट है वो किस चीज से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ आपसे आप वहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा आप वहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं कि वो है हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज से। उसके बाद यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने रिकमेंड किया है कि जो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स रिवेन्यू होता है उसमें जो स्टेट का शेयर है वो 41% होगा। पहले ये 42% होता था, पहले ये 42% होता था, अब ये कितना होगा 41%, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको क्यों कम कर दिया गया है। तो एक्चुअली ये इसलिए कम किया गया है कि ये जो 1% का डिफरेंस है ना, और 1% का डिफरेंस जो होगा, जितने पैसे बचेंगे वो फंड जो नया यूनियन टेरिटरी हमारा बना है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का, उसको दिया जाएगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी शेयर कितना है स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स रिवेन्यू में, तो अभी 41% है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहले 42 था और अब 41 क्यों हो गया, पहले 42 था अब 41 क्यों हो गया। तो यही जो न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज है उनके पास ये 1% जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बार और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार का जो एनुअल स्कीम हमारा 2020-21 का जो है, ठीक है, इसका अलोकेशन जो पैसा का किया गया है, जो पैसा अलॉट किया गया है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये जो होता है ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है बीपीएससी का, ठीक है। ये जो है ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है किसका, बीपीएससी का। तो यहां से सबसे पहला जो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा खर्च किस चीज पर हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, एजुकेशन। और कितना अमाउंट खर्च हो रहा है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, और कितना परसेंट है ये भी। तो इसका है 21,264.24 करोड़, और परसेंटेज कितना है 20.20। उसी तरीके से हमारा रूरल डेवलपमेंट का कितना है 16,014.88, और ये परसेंटेज में कितना है 15.21, 15.21। सिमिलरली जो रूरल वर्क्स हैं उसमें कितना खर्च कर रही है सरकार 9,619, और ये परसेंटेज में देखें तो 9.14। सोशल वेलफेयर पे कितना हो रहा है 7,997.63, और परसेंटेज में देखें तो 7.60। इसी तरीके से आप एक बार यहाँ पर चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक बार देख जरूर लें, या अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टार्टिंग का जो 1 2 3 चीज, जैसे एजुकेशन हो गया, जो सोशल वेलफेयर है वो, हेल्थ है वो, रोड कंस्ट्रक्शन है, ये जो 3 4 चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे अमाउंट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपसे परसेंटेज आउटले पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो सबसे नीचे में आपको ये दिख रहा होगा ये डाटा, ये तो याद रखना ही है, ठीक है। जो टोटल खर्च हो रहा है सरकार का ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। इसमें जो मैंने डाटा लिए हैं मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मैंने उसका हेल्प लिया है, ठीक है। उसके अलावा मैंने हेल्प लिया है केबीसी नैनो का, उसके अलावा मैंने हेल्प लिया है ग्रेडअप का, ठीक है। उसके अलावा एक और वेबसाइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट होती है किसी भी स्कीम्स या एक्ट के लिए, मैंने उसका भी हेल्प लिया है। तो ये 4 जगह से इनको एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है हमारा पहला, अकॉर्डिंग टू द न्यू सीरीज ऑफ डेटा ऑन जीएसडीपी द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमी इन 2018-19 वाज 10.53% एट कांस्टेंट प्राइस, 15.01% एट करंट प्राइस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके एग्जाम के लिए। यहां से आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 2018-19 में कितना था ग्रोथ रेट, तो ये था 10.53 कांस्टेंट पे और 15.01 करंट पे। तो ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि हाँ वो किस प्राइस पे पूछ रहे हैं, ठीक है। विच इज हाइयर देन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर है उससे कहीं ज्यादा
चल रहा है बिहार का, ठीक है। उसके बाद जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करंट प्राइस वाज 5,57,490 करोड़। ये फिर डेटा याद रखना है करंट प्राइस पे, और ये जो हमारा 3,94,350 है ये है कांस्टेंट प्राइस पे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग एक बेस ईयर लेते हैं, तो जब हम लोग यहाँ की बात करें तो हम लोग 2011-12 को बेस लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कब का है, 2018-19 का। तो यहां से जो चीजें हमें याद रखनी है, पहला जो ग्रोथ रेट है कांस्टेंट प्राइस पे वो करंट प्राइस पे है ये, ठीक है। उसके बाद जो जीएसडीपी है बिहार का करंट प्राइस पे क्या है ये, और कांस्टेंट प्राइस पे क्या है ये याद रखना है। उसके साथ साथ जो रिजल्टिंग पर कैपिटा जीएसडीपी है, जो पर कैपिटा जीएसडीपी है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 47,541 रुपए एट करंट प्राइस और 33,629 एट कांस्टेंट प्राइस। ये अगर हम लोग पूरे इंडिया की बात करते हैं ना तो वन ऑफ द लोएस्ट है ये, ठीक है। बिहार का जो पर कैपिटा जीएसडीपी है वो सबसे कम में गिनती होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद यहां से आपसे ये पूछा जा सकता है जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर है उसमें जो स्टेट का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें किसका कितना शेयर है। तो अगर हम लोग इंडिया की भी बात करें तो जो सर्विस सेक्टर है, जो टर्शियरी सेक्टर है वो सबसे ऊपर है, यहां भी यही है, ठीक है। जो टर्शियरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा, उसके बाद हमारा है सेकेंडरी सेक्टर, और उसके बाद हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर। मतलब ये जो खेती है ये किस में आ गया हमारा, इसमें, ठीक है। तो ये बस याद हमें रखना है कि इस तीनों का बस परसेंटेज आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखो तो टर्शियरी का लगभग 59% जो है 59% यही हो जाता है, तो बाकी जो 41 बच गए यही इस दोनों में डिवाइड करना है अपने को, ठीक है। तो यहां से बस आपको इतना शेयर याद रखना कि वेरियस सेक्टर जो हैं उनके क्या क्या शेयर है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में, वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट कितना है, 2.68। राजकोषीय घाटा हमारा कितना है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, राजकोषीय घाटा। ये हमारा कितना है, 2.68% ऑफ जीएसडीपी। तो ये आपसे फिर डायरेक्ट यहां पूछा जाएगा कि जो फिजिकल डेफिसिट है बिहार का वो कितना है। अगर परसेंट पूछा जाएगा तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक चीज और है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस करा है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग जब कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। ये कब शुरू किया गया, 1 अप्रैल 2019 को। अब ये क्यों किया गया, तो देखो यहां ना ध्यान रखना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये टर्म यहां पे, यहां से दिख रहा है। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब जरूर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो इनका जो टारगेट है ना वो ये है कि जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है ना स्टेट में, सबको ऑनलाइन एंड पेपरलेस कर दो, ठीक है। यहां नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रहे हैं सबको ऑनलाइन करना है और पेपरलेस कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो ये पेपर होते हैं वो अक्सर चूहे काट देते हैं, ठीक है। ये ऐसा लॉजिक दिया जाता है कई बार। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा इसमें द एक्सपेंडिचर ऑन 3 मेजर हेड्स ऑफ सोशल सर्विसेज वेयर। जब हम लोग सोशल सर्विस की बात करते हैं तो वहां जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो है 28,080 करोड़। कहां कहां, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर पे। 7,318 करोड़ है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 15,638 करोड़ है हमारा वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पे। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम से, आप एक बार डाटा देख लेना, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक। ये हमारा इंपॉर्टेंट है ये और ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड कृषि कर्मन अवार्ड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृषि कर्मन अवार्ड।
ये कब दिया गया है? 2 जनवरी 2020 को, फॉर इट्स अचीवमेंट इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड व्हीट। ये यहां से 2-3 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कृषि कर्मण अवार्ड किसे दिया है? पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि बिहार को दिया गया है तो किस चीज के प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी के लिए दिया गया है? तो वो होगा मेज एंड व्हीट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाइव स्टॉक एंड एक्वाकल्चर टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 7.1% ऑफ जीएसवीए। जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। ठीक है। तो उसमें हमारा ये लाइव स्टॉक एंड एक्वाकल्चर जो है, इस दोनों ने लगभग 7.1% का योगदान दिया है इन बिहार ड्यूरिंग 2018-19। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू 90% ऑन ड्रिप इरिगेशन एंड 75% ऑफ ऑन स्प्रिंकल इरिगेशन। ये भी एक तरीके से वन लाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार सरकार जो है अभी ड्रिप इरिगेशन के लिए कितना सब्सिडी दे रही है, या स्प्रिंकल इरिगेशन के लिए कितना सब्सिडी दे रही है। तो ड्रिप इरिगेशन के लिए मिल रहा है 90%, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसके लिए कितना मिल रहा है? 75%। उसके बाद बिहार में अभी कितने शुगर मिल प्रेजेंटली ऑपरेटिंग है? वो है 11। ये डेटा प्रेजेंट किया गया था आपके इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो कितने डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है? मात्र 6 जिले मिलाकर के ये 11 शुगर मिल हैं। आपसे अगर ये पूछा गया कि बिहार के कितने जिलों में शुगर मिल अभी ऑपरेट हो रहा है, कितने जिलों में चल रहा है, तो वो क्या होगा? बस 6 जिला। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज फॉर वर्किंग मेल। ध्यान देना है ये टर्म, मेल मेंबर्स के लिए वो कौन सा सबसे ज्यादा एम्प्लॉय जनरेट करने वाला इंडस्ट्री है? कहां पर सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं, या कहां पर सबसे ज्यादा लोग रोजगार में लगे हुए हैं? तो ये चीज भारत की अगर हम लोग बात करें उसमें भी ये एग्रीकल्चर है सबसे ऊपर, अगर हम लोग बिहार की बात करें उसमें भी है एग्रीकल्चर सबसे ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन, जिसमें 17.1, जो होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग है या रिपेयर ऑफ व्हीकल इसमें 12.3, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें 9.3। तो ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये पहला पॉइंट हो जाता है। ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट है वो ध्यान रखना है अपने को। ठीक है। लेकिन साथ साथ जो फीमेल वर्कर्स की हम लोग बात करते हैं तो उसमें दो हैं, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एजुकेशन। मतलब बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल है वो हो गया, या बाकी जो हमारा एजुकेशन का फील्ड है उसमें महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड हैं। तो एग्रीकल्चर में 53.6 और एजुकेशन में 25.7। ठीक है। उसके बाद इन बिहार 75% ऑफ टोटल माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू मैरिज। ये एक्चुअली एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग फिगर है। ठीक है। क्योंकि ये अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि सबसे ज्यादा लोग जो माइग्रेशन करते हैं उसका क्या कारण होता है, तो वो है मैरिज। कंपेयर टू 46% एट द ऑल इंडिया लेवल इन 2011। 2011 में अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो था डाटा 46% का, लेकिन ये जो है डाटा 75% का, ये बिहार का है। Only 2.9% of total migration took place due to work, employment and business। इसको रट लेना है इस बार, क्योंकि इस बार जो हमारा माइग्रेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होने जा रहा है। ठीक है। ये हमारा मेंस के लिए भी माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है और हमारा प्रीलिम्स के लिए भी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ओनली 2.9% ड्यू टू वर्क या एम्प्लॉयमेंट, और ऑलमोस्ट 75% जो है वो ड्यू टू मैरिज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा द ग्रोथ इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाज 11% ड्यूरिंग द पीरियड 2011-12 टू 18-19। यहाँ स्पेसिफिकली दिया गया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन इसके वैसे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूरल टेली डेंसिटी इन बिहार। रूरल टेली डेंसिटी मतलब बेसिकली यहां पर कहा जा रहा है टेलीफोन की डेंसिटी। ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में 100 लोगों में से कितने के पास
टेलीफोन है। तो रूरल में है 46, जो अर्बन टेली डेंसिटी है बिहार का वो है 149। ये याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि 100 लोगों में 149 कनेक्शन, ठीक है। लेकिन जो हमारा रूरल टेली डेंसिटी वो कितना है, वो है 46। और कहीं ना कहीं ये जो है ये आपका एक गैप बताता है, ये याद रखना है। रूरल और इंडिया, जब हम लोग रूरल एंड अर्बन की बात करते हैं तो ये गैप बताता है। तो रूरल के लिए कितना है 46, 46, और जो अर्बन टेली डेंसिटी है वो कितना है 149। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें हमारा, द प्रोजेक्टेड पीक डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार वाज 5300 मेगावाट इन 2018-2019। जो पीक डिमांड था इलेक्ट्रिसिटी का वो कितना था 5300 मेगावाट। लेकिन इसके साथ साथ ये जानना है कि जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी है बिहार का वो कितना था मार्च 2019 में 4767 मेगावाट, ठीक है। तो यहां से अपने को दोनों ध्यान में रखना है। ध्यान में यह भी रखना है कि पीक डिमांड कितना था, तो वो था हमारा 5300। जो बिहार की जनरेटिंग कैपेसिटी थी मार्च 2019 में। और एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी जब चीजें पूछी जाएगी ना, तो कोई भी ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट अगर होती है ना, तो ये या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, वेबसाइट हो, वहीं से लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे जो सॉलिड प्रूफ है वो है इकोनॉमिक सर्वे। अगर यहां से नहीं पूछा जाएगा तो फिर किसी और जगह से नहीं पूछा जाएगा, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। और चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में अगर अलग से दिया हुआ है जो हमारा कैपेसिटी जनरेशन या पावर से रिलेटेड चीजें, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये चीजें रखी हैं इसमें, ठीक है। तो जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी है वो कितना है 4767 मेगावाट। 82% इज फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर, 11% फ्रॉम हाइड्रो पावर, और जो बच गए वो हमारा हो गया रिन्यूएबल, ठीक है। जो लगभग कितना हो गया 7%। अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हाँ बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी से कितने परसेंट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो वो कितना टोटल का 7%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार इज द 10th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जो एक तो वैसे भी कॉमर्शियल जो बैंक थे उनकी संख्या कमती जा रही है, ठीक है। मतलब हर महीने 2 महीने में अगर आप देखें तो जो टोटल ब्रांचेज हैं उनकी संख्या कमती जा रही है, वो बढ़ नहीं रहा है। बट स्टिल बिहार में 10वां पोजीशन है, मतलब बिहार का 10वां पोजीशन इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। बहुत बैंक है बिहार में। देन देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 14.8 परसेंटेज पॉइंट इन लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। कितना परसेंट इंक्रीज किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है 61.8। ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी का जब हम लोग लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो यही है। ये बस दिखाने के लिए है कि हाँ पहले 47 जो हमारा था वो पहले 47 था, उसके बाद फिर ये इतना बढ़ा है। तो उतना हम लोगों को डीप नहीं जाना है, बस हमको इतना याद रखना है कि 2011 का अगर हम लोग बात करें तो वो है 61.8%। इसी में जो फीमेल लिटरेसी थी वो 51.5, मेल लिटरेसी 71.2। और मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को दूंगा बना करके, जिसमें जो भी ऐसे स्टैटिक चीजें हैं ना, जो भी ऐसे स्टैटिक आपका जीएस के लिए होता है, वो सारे उसमें चीजें रहेंगी बिहार से रिलेटेड, ठीक है। वो मैं अलग से एक वीडियो चैनल पे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अभी फिलहाल हमारे लिए क्या जरूरी है, पहला है 61.8%, फीमेल का अगर पूछेगा तो 51.5, अगर मेल लिटरेसी रेट अगर पूछा जाता है तो वो होगा 71.2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिहार अकाउंट्स फॉर 11% ऑफ इंडियाज टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन। बिहार अकाउंट्स फॉर 11% ऑफ इंडियाज टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन। भारत में जो बच्चों की संख्या है, चाइल्ड पॉपुलेशन है, उसका 11% कहां पे है, बिहार में। जब ये आया तो मैंने इसलिए ये दे दिया कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 935 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2019 का एक डेटा दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में कि बिहार रिकॉर्डेड एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 780 एमएमएस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये याद रखना है, ठीक है। तो
एनुअल रेनफॉल कितना था 780। उसके बाद इसमें किशनगंज जो है वहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल देखा गया है, वो था 1522। लोएस्ट देखा गया है जहानाबाद में 403। ये डाटा कब का है, ये डाटा कब का है वो याद रखना ज्यादा जरूरी है। ये डाटा है 2018-19 का, जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था। तो यहां बिहार का 780, हाईएस्ट किशनगंज 1522, लोएस्ट जहानाबाद 403। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, द टाइगर पॉपुलेशन इन बिहार इंक्रीज्ड फ्रॉम 8 इन 2010 टू 31 इन 2018। और ये कोई ऐसे ही काउंट नहीं कर लिया जाता है, इसके लिए बहुत अलग अलग चीजें आती है, जैसे एक पग मार्क हो गया या स्ट्रिप्स करके आता है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो लगा करके ये टाइगर पॉपुलेशन काउंट किए जाते हैं। तो आपसे अगर ये डायरेक्ट पूछा गया कि अभी करंट पॉपुलेशन कितना है बिहार में टाइगर का, तो वो होगा हमारा 31। ठीक है। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, हमारा ई लाभार्थी। ये हमारा ई लाभार्थी, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ई लाभार्थी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो इट प्रोवाइड सेवरल ई सर्विसेज लाइक सोशल सिक्योरिटी पेंशन, डिसेबिलिटी अलाउंस, पेमेंट फॉर ड्रेस एंड रीडिंग मटेरियल्स एंड स्कॉलरशिप अमाउंट एटसेट्रा। मतलब ई लाभार्थी, जब हम लोग ई यहां पर बोल रहे हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है। तो किस तरीके से सब कुछ आपको ऑनलाइन आप देख सकते हैं, या उस जैसे कई बार होता है कि हम चीज़ों के लिए हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, तो इसी तरीके से एक ई लाभार्थी पोर्टल बनाया गया है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी पेंशन या जो डिसेबिलिटी अलाउंस सरकार देती है वो, या जो बच्चों को ड्रेस या रीडिंग मटेरियल दिया जाता है उसके लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लाभ ले सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू, ई लाभार्थी से। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने लिया है, तो ये मैं बता दूं, पेज नंबर 424, अगर आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है ओरिजिनल अगर आप देखें तो आपको ऐसा कुछ डाटा दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है ये 2013 से 17 का दिया हुआ है, यहां पर हम लोग 2017 का देख रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या है ना, क्रूड बर्थ रेट यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं, ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, टोटल फर्टिलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी। अब इसमें आपको बस एक नजर देखना है ऑल रूरल एंड अर्बन का। अगर आप चाहें तो आप इसका रोक करके यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं ये एक बार रब कर देता हूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं यहां पे। ठीक है। लेकिन ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक डाटा आपसे पूछा जाएगा। जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें से एक ना एक डाटा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। चाहे वो टोटल फर्टिलिटी रेट पे पूछा जाए या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे पूछा जाए, कुछ भी। पहला जो है ये दिया हुआ है इंडिया का, जो क्रूड बर्थ रेट है 20.2, इन्फेंट मोर्टेलिटी 33 है इंडिया का, बिहार का कितना है 35। जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का है 9, बिहार का भी 9। देन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये 37, ये 41। जो नियोनेटल है वो 23, 28, फिर से ये 23, 24। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2.2, ये 3.2। ये एक्चुअली बिहार का काफ़ी ज़्यादा है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अगर हम उसकी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप चाहें तो ये डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं और एग्जाम में एक बार जाने से पहले आप इसको जस्ट सी थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पद्म विभूषण अवार्ड। इसमें हम लोगों ने मेन कवर करा है जो बिहार से जिन लोगों को मिला है, तो वो है जॉर्ज फर्नांडिस, इनको मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। उसके बाद जो पद्म श्री अवार्ड है 2020 का, उसमें ये कुछ नाम है, सुजोय के गुहा साइंस एंड इंजीनियरिंग बिहार से हैं। देन बिमल कुमार जैन, शांति जैन, श्रीमती शांति रॉय, श्याम सुंदर शर्मा, रामजी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके बारे में मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है। इनको मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, रामजी सिंह को यहाँ पे सोशल वर्क। अब आपसे यहाँ पे डायरेक्ट नाम भी पूछा जा सकता है या आपको दे दिया जाएगा कि 2020 में पद्मश्री साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसको मिला, या सोशल वर्क के क्षेत्र में किसको मिला, या आर्ट के क्षेत्र में किसको मिला। तो उस तरीके से आपको ये चीजें तैयार करनी है।
ठीक है। लेकिन पद्म विभूषण वाले में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट की बात करें तो सिर्फ एक जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया पद्म विभूषण का और ये हो गया पद्म श्री का। तो आप यहाँ पर चाहे तो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है नोबेल प्राइज। और जब नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो इस बार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो नोबेल पीस प्राइज है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। ठीक है, एक्चुअली उनको देने की बात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उनको नहीं मिला। ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसके साथ साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में ये नाम है आपके 3। फिजिक्स में रॉजर पेनरोज एंड रिनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज। देन केमिस्ट्री में फिर से आपको यहाँ पे ये 2 नाम दिख जाएंगे। उसके बाद लिटरेचर में लूजी ग्लक। देन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज में पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। इन हमारे लिए बस बीपीएससी की अगर हम लोग बात करें ना, तो हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट है, मतलब किस फील्ड में और किसको मिला है वो इंपॉर्टेंट है। और एक बार आप इस पर भी नजर मार लीजिएगा। ठीक है, कि जब हम लोग मेडिसिन या फिजियोलॉजी की बात करते हैं हेपेटाइटिस सी, फिर उसका फिजिक्स की बात करें तो ये ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। उसके साथ साथ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में कुछ इन्होंने डिस्कवर करने की बात करी थी, तो फिजिक्स में मिला। और केमिस्ट्री में मिला क्रिस्पर केस 9। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, क्रिस्पर केस 9 पिछले 6-7 सालों से न्यूज में है, तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली ये जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड चीज है। ठीक है, जिसको हम लोग जीनोम एडिटिंग कहते हैं। तो आप एक बार ये भी देख सकते हैं क्रिस्पर केस 9 है वो जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड है, और इसी के लिए केमिस्ट्री में मिला है इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज। लिटरेचर में लुइस ग्लक फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद ऑस्टियर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर आपको ये इतना नाम याद रखना है इनका। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, वो है आपके ये 2 महान लोग। और इनको किस चीज के लिए मिला है? ऑक्सन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्सन फॉर्मेट्स। ठीक है, तो ये था हमारा नोबेल प्राइज का लिस्ट। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट 2 है वो यहां पर खत्म होता है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि बिहार के सारे न्यूज अभी कवर नहीं हुए हैं। अभी मैं सिर्फ 10 अक्टूबर 2020 तक का कवर कर रहा हूं। जो दिसंबर में, दिसंबर 10 से 12 दिसंबर या हार्डली 10 से 15 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे बिहार से रिलेटेड, मैं आपको वो सारी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अभी जैसे जैसे न्यूज आ रहे हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करना होता है और तब कंटेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, और जब भी मैं ज्यादा सोर्सेज से अगर कंटेंट तैयार कर रहा हूं तो टाइम लगता है उसमें, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे इस चीज को। उसके साथ साथ जिन लोगों को जरूरत है, अगर आपको लगता है तो यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग नेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, बिहार स्पेसिफिक किया है, और उसमें फिर दूसरा पार्ट जो आज है हमारा, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ठीक है, तीसरा है वो, उसमें हम लोग नेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि ये ज्यादा है तो इसको मुझे 2 पार्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो अगले 3 या 4 दिनों में आपको मिल जाएगा उसमें नेशनल न्यूज होगा, 2 पार्ट में आएगा वो। उसके बाद फिर एक इंटरनेशनल न्यूज का मैं अलग से कवर करवा दूंगा। लेकिन जब हम लोग बीपीएससी की बात करते हैं तो नेशनल एंड बिहार जिसने अच्छे से कर लिया है वो उसके लिए मोर देन इनफ होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।